हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है मनी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन इंडिया। तो इसमें हम मनी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में हम करेंगे एक मुद्रा बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नंबर ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, मर्जर ऑफ एसबीआई एसोसिएट्स, लेड बैंक स्कीम, बैंकिंग रिफॉर्म्स, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड भारतीय महिला बैंक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मनी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन इंडिया। जो आरबीआई है, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और ये नेशनलाइज हुई थी ऑन 1 जनवरी 1949 को। जितने भी हमारे कॉइन्स है, सारे जितने भी 50 पैसा कॉइन हो गया, 25 पैसा या 1 रुपीज़ के कॉइन है, ये कॉइन्स और करेंसी नोट्स, 1 रुपीज़ के करेंसी नोट्स, ये हमारा कौन इशू करती है? ये इशू करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ के करेंसी नोट्स इशू करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी सारी की करेंसी, जितने भी बाकी के करेंसी नोट्स है, वो इशू करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया की जो फर्स्ट बैंक थी बनी थी, वो थी हमारी आउथ कमर्शियल बैंक। कब फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी 1881 में। उसके बाद 1894 में बनी थी पंजाब नेशनल बैंक। फिर 1906 में आया स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, उसके बाद जो हमारी कमर्शियल बैंक्स थी उनको थोड़ी इंकरेजमेंट मिली, तो नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स उसके बाद थोड़ी बढ़ गई आफ्टर 1906 स्वदेशी मूवमेंट आने के बाद। तो फिर 1949 में फेब 1949 में बैंकिंग कंपनीज एक्ट पास हुआ, जिसको बाद में अमेंड करके उसको हमने उसका नाम रख दिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर हम बात करते हैं मुद्रा बैंक की। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा बैंक सेटअप की गई थी थ्रू द स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट। स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट मींस मुद्रा बैंक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये एक एक्ट के थ्रू बनी है। तो मुद्रा बैंक का काम क्या था? इसका काम था डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग करना थ्रू द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये मुद्रा बैंक का काम था। तो मुद्रा बैंक जितने भी लोकल कोऑर्डिनेटर्स थे उनके साथ मिलके ये जितने भी माइक्रो बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती थी। ये उनके लिए एक लास्ट माइल फाइनेंशियर की तरह काम करती थी। मतलब कि जो लोकल कोऑर्डिनेटर्स है, कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन है, किसी ने अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है, उसके लिए उनको फाइनेंस की जरूरत है, तो उनके लिए जो पैसा लेने का जो लास्ट सोर्स होता था वो था मुद्रा बैंक। लास्ट में उनको मुद्रा बैंक तो लोन दे ही देती थी। इसका मेन टारगेट था क्या मुद्रा बैंक का? इसका मेन टारगेट था यंग एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, उनको ये लोन प्रोवाइड करती थी, यंग एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स को, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें मेनली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आती थी। इसका मेन टारगेट क्या था? यंग एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो आगे जो मुद्रा बैंक थी, इसकी जो लोन देने का जो भी इसका सिस्टम था, ठीक है, उसको इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। एक तो था शिशु, किशोर एंड तरुण। अब ये छोटे मोटे बिजनेस को देखती थी, ठीक है, जो भी छोटे स्मॉल बिजनेस, माइक्रो बिजनेस जो होते थे, ठीक है, अब उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग उनको लोन देती थी। ठीक है, एक तो शिशु हो गया। शिशु वो वाला बिजनेस था जो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। जो शिशु की कैटेगरी में आते थे उनको लोन देते थे ये अप टू 50,000 तक का। सेकंड कैटेगरी आती है किशोर की। किशोर होता है जो मतलब मीडियम लेवल की है, अभी मतलब स्टार्ट हुए को थोड़ा टाइम हो गया, अभी बीच वाला टाइम है, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई वो, तो उनको ये लोन देती थी फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख। फिर देन आती है तरुण, जो कि अच्छे से मतलब बन चुकी है, अभी अपना काम चला रही है, काम कर रही है अच्छे से, तो उनको ये लोन देती थी अप टू 10 लाख रुपीस तक का। ठीक है, शिशु, किशोर, तरुण, ये तीनों याद रखने हैं। और इसमें कितना लोन देती है तो ये भी याद रखना है। शिशु में अप टू 50,000, किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का, और तरुण में आता है अप टू 10 लाख तक का। और ये मुद्रा बैंक बनी कब थी? ये लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 को बाय द प्राइम मिनिस्टर। और इसका जो प्रपोजल आया था, ये आया था बजट 2015-16 में, और इसका जो इनिशियल कॉर्पस था वो था 1,20,000 करोड़ का, और इसका क्रेडिट गारंटी फंड था 3,000 करोड़ का।
फिर हम बात करते हैं बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया में जो बैंकिंग है उनको हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले आती है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में आ जाती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। देन आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। देन थर्ड नंबर पे आती है पेमेंट बैंक्स। फोर्थ नंबर पे आती है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स में आ जाती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती कौन सी है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक होती है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक होता है गवर्नमेंट का। मेजॉरिटी जो शेयर है वो गवर्नमेंट के रहेंगे। मेजॉरिटी शेयर्स मींस जो 50% से ज्यादा शेयर है वो गवर्नमेंट के होंगे, उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक दोनों मर्ज हो गई थी। कौन सी बैंक के साथ मर्ज हुई थी? ये मर्ज हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। 30 अगस्त 2019 को जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन थे, उन्होंने अनाउंस किया था मर्जर ऑफ 6 पब्लिक बैंक्स विद 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स। क्या अनाउंसमेंट करी थी कि जो 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जो अच्छे से काम नहीं कर रही, उनको 4 बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसे मर्जर का प्रोसीजर चलता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी वो 27 से कम होकर रह गई 12। आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स है 12। फिर हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट की बैंक है। रीजनल रूरल बैंक्स 45 इंडिया में है। रीजनल रूरल बैंक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020। फॉरेन बैंक्स की बात करें तो इंडिया में 44 फॉरेन बैंक्स है एज ऑन 13 अप्रैल 2020। अब कमर्शियल बैंक्स का काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स अर्बन एरियाज की सेविंग्स को इकट्ठा करके उनको लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग यूनिट्स के लिए अवेलेबल करती है एज अ वर्किंग कैपिटल। तो कमर्शियल बैंक का बेसिकली काम क्या है कि सेविंग्स को इकट्ठा करना और जहां पे जरूरत है वहां पे इन्वेस्ट कर देना। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो कमर्शियल बैंक्स आती है ये पब्लिक सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है। कुछ रीजनल रूरल बैंक्स भी आती है इसमें और कोऑपरेटिव बैंक्स भी आती है। कमर्शियल बैंक्स की अब हमने कैटेगरीज तो देख ली, एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई, एक हो गई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और साथ ही साथ कुछ फॉरेन बैंक्स भी हो गई। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक का बैंकिंग बिजनेस में ज्यादा पार्टिसिपेशन है। ठीक है, कितना है? 92% से जो ज्यादा बिजनेस है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही परफॉर्म कर रही है एज अ कमर्शियल बैंकिंग। तो एसबीआई जो और हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उसकी कुछ एसोसिएटिव बैंक्स। एसोसिएटिव बैंक्स कौन सी है? अब एसोसिएटिव बैंक्स होगी लाइक जैसे पहले होती थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये थी एसबीआई की एसोसिएटिव बैंक्स। अब इन्होंने क्या किया, जो एसबीआई की जितनी भी ऐसी एसोसिएटिव बैंक्स थी सबको एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया और सिर्फ एक ही बैंक कर दी एसबीआई जिसका नाम कर दिया। ठीक है, तो और साथ में पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। तो टोटल कितनी है? 12 है। एक एसबीआई होगी और 11 अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। टोटल हो गई 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फर्स्ट कमर्शियल बैंक जो इंडिया की थी वो थी आउट कमर्शियल बैंक। अभी हमने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें ना इसमें रिपीट हो रही है बार बार। तो अब मैंने भी रिपीट में ऐसे ही इसमें डाल दी है पीपीटी में, तो आप देख लेना। बार बार वैसे भी आप सुनोगे पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक ही बार बोलूंगी कि इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है तो हो सकता है एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग से बात निकल जाए। अब यहाँ पे इन्होंने कम से कम 4-5 बार ये बात रिपीट करी हुई है कि इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। एक हो गई एसबीआई एंड इट्स एसोसिएटिव बैंक्स और एक 11 अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। ठीक है, तो आगे भी 1-2 बार और ये इंफॉर्मेशन रिपीट होएगी। तो पहली कमर्शियल बैंक्स थी इंडिया में आउट कमर्शियल बैंक। फिर 1921 में बनी थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और ये बनी थी 3 मेन प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके। और ये 3 मेन प्रेसिडेंसी बैंक्स कौन सी थी? ये थी बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास की। ये तीनों को मर्ज करके बनी थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बैंक थी उस टाइम पे और ये 1955 में नेशनलाइज हो गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गोरेवाला कमेटी और बाद में इसका नाम बदल के रख दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 1959 में
एसबीआई की 7 रीजनल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था और उसका नाम रखा गया था एसोसिएटिव बैंक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये 1959 की बात है, ठीक है, इसका एक क्रोनोलॉजी बना लेना। 1959 में क्या हुआ था, 7 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, ठीक है, और उनका नाम रख दिया था एसोसिएट बैंक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1969 में 10 साल बाद 19 जुलाई 1969 में 14 और बड़ी कमर्शियल बैंक्स को जिनका नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा है उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, राइट। फिर आता है बात 1980 की, 15 अप्रैल 1980 को। इस टाइम पे 6 और शेड्यूल्ड बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। 59 में 7 रीजनल बैंक्स को किया गया था नेशनलाइज। देन 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था जिनका नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा है। एंड देन 1980 में 6 और शेड्यूल्ड बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। तो इसके चलते हुए जो टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक थी वो हमारे पास बन गई थी 28। जो लूसेंट की बुक है उसमें यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप वो देख लेना, चेक कर लेना। तो ये हमारे पास बन गई टोटल नंबर 28, ठीक है। 20 कौन सी हो गई, एक ये 14 और 6, 14 प्लस 6 हो गई 20, एक हो गई एसबीआई बैंक और 7 हो गई एसबीआई के एसोसिएट्स। तो टोटल कितनी बन गई नेशनलाइज्ड बैंक, 28। तो उसके बाद 1993 में क्या हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर गई, ठीक है। मर्ज करने के बाद हमारे पास जो बैंक्स है वो रह गई 27, राइट। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एज ऑन 1 अप्रैल 2020 जो नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स थी वो थी 123, जिसमें आती है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 45 रीजनल रूरल बैंक्स एंड 44 आती है फॉरेन बैंक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्जर ऑफ एसबीआई एसोसिएट्स, ठीक है। कौन कौन से एसबीआई के एसोसिएट्स मर्ज हुए थे, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये 5 एसबीआई के एसोसिएट मर्ज हो गए थे और साथ ही साथ एसबीआई में भारतीय महिला बैंक भी मर्ज हो गई थी, जिसके बारे में हम एंड पे पढ़ेंगे कि भारतीय महिला बैंक कब बनी थी और कब मर्ज हुई थी, ठीक है। मर्ज तो यहाँ पर भी लिखा ही है, 1 अप्रैल 2017 को मर्ज हो गई थी एसबीआई के साथ। फिर हम बात करते हैं लेड बैंक स्कीम की। जब 14 बैंक्स की नेशनलाइजेशन हो गई 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज हो गई, उसके बाद आरबीआई ने एक लेड बैंक स्कीम अडॉप्ट करी थी। बेसिकली ये स्कीम थी किस लिए, ये थी फॉर ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ बैंक्स। बैंक्स का एक ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम था लेड बैंक स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर होता गया था, इस स्कीम के अंदर जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक है एंड प्राइवेट बैंक्स है, ठीक है, उनको स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट किए जाते थे। यहाँ पे जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट किए जाते थे उन डिस्ट्रिक्ट्स में वो क्या करते थे, वो एक सर्वे करवाते थे और उस सर्वे का फायदा क्या होता था, उन सर्वे से बैंकिंग की डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ता था। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बैंकिंग की क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सपैंड होती थी। तो ये थी लेड बैंक स्कीम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स की। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अब नरसिम्हा कमेटी आई, उनकी रिकमेंडेशन से बहुत सारे स्टेप्स लिए गए बैंकिंग सेक्टर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें इन्होंने क्या किया, एसएलआर और सीआरआर को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। अब ये दोनों टर्म्स होती क्या है, इनको डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। अगर अभी करने बैठ गए तो हम टॉपिक से थोड़ा साइड पे चले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब बैंकिंग टर्मिनोलॉजी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या उसके नेक्स्ट वाले में हम कर देंगे एक आधे लेक्चर में, तो तब हम इनको डिटेल में करेंगे। तो बैंकिंग रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंक्स को पूरी फ्रीडम दे दी कि आप बैंक्स नई ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं। बैंक्स को कंप्यूटराइजेशन कर दिया, कि रैपिड कंप्यूटराइजेशन कर दिया कि जल्दी से बैंक को कंप्यूटराइज किया जाए। पहले होता था ना, बड़े बड़े रजिस्टर लेकर बैठते थे, उनमें एंट्रीज होती रहती थी। अब क्या कर दिया इन्होंने, बैंक्स को कंप्यूटराइज कर दिया कि सारी एंट्रीज जो भी होगी वो कंप्यूटर पे ही काम होगा बैंक्स का, ठीक है। और साथ ही साथ एक बैंकिंग अब्यूट्समेंट स्कीम लेकर आए। बैंकिंग अब्यूट्समेंट स्कीम किस लिए थी, ये थी
टू रिड्रेस द कस्टमर्स कंप्लेंट्स। कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आती है ना, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पहले क्या होता था, पहले लंबा चौड़ा प्रोसीजर चलता था और बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता था। अब बैंकिंग अब्यूट्समेंट स्कीम के अंदर कस्टमर कंप्लेंट्स को कौन देखता था, ये अब्यूट्समैन देखता था, और ये वाला जो प्रोसेस था ये इनएक्सपेंसिव था, ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, और जल्दी जल्दी जो कस्टमर की कंप्लेंट्स होती थी वो भी इजीली सॉर्ट आउट हो जाती थी। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की। शेड्यूल्ड बैंक्स कौन सी होती है? शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होती है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, वहां पे उनकी एंट्री हो चुकी है, उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स की जो पेड अप कैपिटल होती है और उनके जो रिजर्व की एग्रीगेट वैल्यू होती है वो 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो आरबीआई की सारी गाइडलाइंस को सेटिस्फाई करती होनी चाहिए, उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, इंडियन है, कुछ फॉरेन बैंक्स भी है, रीजनल रूरल बैंक्स है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये सारी की सारी क्या है, ये है शेड्यूल्ड बैंक्स। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कौन सी है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वो आएगी जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की। रीजनल रूरल बैंक्स कब स्टैब्लिश हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। तो जो रीजनल रूरल बैंक्स है ये बैंक्स की एक न्यूएस्ट फॉर्म ही है, अभी रिसेंटली ही आई है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1975 में ही ये स्टार्ट हुई है। तो इसके आने का फायदा किसको हुआ? ठीक है, 1970s के मिडल में आप बोल सकते हो ना, 75 में आई है तो 70s के मिडल में ये एग्जिस्टेंस में आई है। तो इनको स्पॉन्सर किसने किया था? इनको स्पॉन्सर किया था बाय द इंडिविजुअल नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रीजनल रूरल बैंक्स का इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड डिपॉजिट फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रूरल एरिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको डेवलप करना, एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट एंड डिपॉजिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना फार्मर्स को, और रूरल एरियाज में और जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उनको बूस्ट अप करना। ये मेन रीजनल रूरल बैंक्स का ऑब्जेक्टिव था। और इनका मेन इम्फेसिस क्या था? किस चीज पे इन्होंने मेन इम्फेसाइज किया? इसका मेन इम्फेसिस था टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो छोटे छोटे फार्मर्स है, ठीक है, उनको भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर लेबरर्स को फैसिलिटीज देना, रूरल आर्टिसंस हो गए या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो गए रूरल एरियाज में, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। कौन सी फैसिलिटीज? क्रेडिट एंड डिपॉजिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो टोटल नंबर ऑफ आरआरबी मर्ज होने के बाद की अगर हम बात करें 31 मार्च 2016 की, तो टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज थी 56, 525 डिस्ट्रिक्ट्स में थी, और इसकी जो टोटल ब्रांचेस थी वो थी 14,494। तो नेक्स्ट बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक्स को कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज हुई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ने इनको बनाया है, उनके कहने पे बनी है, ऑर्गेनाइज्ड बैंक्स है ये एक, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कोऑपरेटिव बैंक्स का मेजर बेनिफिशियरी कौन होता है? इसका मेन बेनिफिट किसको होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का? इसका मेन बेनिफिट्स होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर को। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, रूरल एरियाज में, ठीक है। तो जो पहली कोऑपरेटिव बैंक थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1904 में। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन द कंट्री। अब जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है हमारी कंट्री में जो काम कर रही है वो है बेसिकली दो तरह की, एक तो है एग्रीकल्चरल, एक है नॉन एग्रीकल्चरल। तो ये है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या है? ऑर्गेनाइज्ड बैंक्स है, बनी थी अंडर द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। इसके मेजर बेनिफिशियरी कौन है? वो है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल सेक्टर, ठीक है। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1904 में। तो जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स है, अगर हम एपेक्स बैंक की बात करें जो टॉप पे है,
उसका नाम है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्यों है? क्योंकि जो कॉर्पोरेशन है ना, कॉर्पोरेशन एक स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। सब वो लिस्ट हमने पढ़ी थी ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें जो स्टेट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट में आता है कॉर्पोरेशन। तो एपेक्स पे कौन सी बैंक आएगी? तो एपेक्स में आएगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और इंटरमीडिएट लेवल पे अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करती है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड विलेज लेवल पे काम करती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो इनका काम क्या है? लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट देना, ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है बैंक्स, ठीक है, उन बैंक्स, वो कौन सी बैंक्स प्रोवाइड करती है? वो करती है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या प्रोवाइड करती है? लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट, राइट। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी याद रखना है, जो कि लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। 1991 में नरसिम्हा कमेटी बनी थी, और उस कमेटी में बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे नरसिम्हा कमेटी की एडवाइस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय महिला बैंक की। भारतीय महिला बैंक हमने पढ़ा था ना, एसबीआई के साथ मर्ज हो गई थी, तो वही बैंक है ये। भारतीय महिला बैंक का मेन काम क्या था? इसका मेन पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली जो वुमेन्स की बैंक शुरू की थी, सेटअप करी थी, उसका नाम था भारतीय महिला बैंक लिमिटेड। तो ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 19 नवंबर 2013 को। अभी रिसेंट ही बनी है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 2013 में ही लॉन्च हुई है। तो इसका मेन पर्पस क्या था इंडिया में? इसका मेन पर्पस था वुमेन को एम्पावर करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। तो जब ये बनी थी 2013 में, तो इसकी ऑल ओवर इंडिया में 60 ब्रांचेस पहले सेटअप करी गई थी। तो इसकी जो पहली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थी वो थी मिसिस उषा अनंत सुब्रमण्यन, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी बैंक थी, उसका नाम था SM सवाथी। तो बैंक जो स्टार्टिंग इनिशियल कैपिटल थी बैंक को एलोकेट करी गई थी, वो थी 1000 करोड़ की, राइट। तो 20 मार्च 2017 को क्या हुआ? 20 मार्च 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि जो भारतीय महिला बैंक है उसको SBI बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो जितनी भी भारतीय महिला बैंक की ब्रांचेस थी, सभी को SBI के साथ मर्ज कर दिया फ्रॉम द April 1, 2017। पहले भी हमने पढ़ा था, ये रिपीटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे डेवलपमेंटल बैंक्स एंड इंश्योरेंस। इसके साथ ही हमारा बैंकिंग वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी खत्म करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमी के 4-5 लेक्चर्स में इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।